नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मई महीने का करंट अफेयर लेकर के मैं आ चुका हूं, मंथली करंट अफेयर। ये पार्ट 1 है और हर बार की तरह इस बार भी पार्ट 1 में हम लोग 1 मई से 15 मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर अप करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग फाइनल कर देंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इमेजेस भी शो कराई गई हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म तक इसे याद कर सको। आप लोग की ये पसंदीदा सीरीज है, तो जैसा अभी तक प्यार बनाते आए हो ऐसा ही आगे भी प्यार बनाते रहना, इस सीरीज को प्यार देते रहना, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। इस वीडियो की PDF फाइल और क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हर बार की तरह। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप PDF सेक्शन में जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज भी इसकी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी पिछले सभी महीनों की भी ई बुक वगैरह सब प्राप्त कर पाएंगे, क्विज PDF प्राप्त कर पाएंगे। तो MZT ऐप पर जाइए। लेखपाल का बैच आया हुआ है दोस्तों, इस लेखपाल के बैच को आप 50% डिस्काउंट पर अभी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर जो लोग यूपी लेवल की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो यूपी स्पेशल जीके की भी ई बुक आ गई है। तो यूपी स्पेशल जीके की ई बुक अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क करो, आपको ई बुक दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया हुआ है। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप सिस्टम से क्या होगा, इस ऐप से जो प्रवासी श्रमिक हैं इनकी आवाजाही को ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी हर एक व्यक्ति को। उसके अलावा जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत गर्भवती महिला हों, इन लोगों को भी ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे जनसंख्या के बारे में भी अनुमान वगैरह लगाया जा सके। तो इसलिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप किया गया है और लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। अगला, किस सुरंग को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अटल सुरंग को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला हुआ है। अटल टनल ये है कहाँ पर? ये रोहतांग में है दोस्तों, रोहतांग में है और इसको अभी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ वहाँ पर इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना? तो वो बन गया है सांबा जिला। सांबा जिला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का जिला। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, इसके तहत 100% घरों को कवर करने वाला ये पहला जिला बन गया है देश का, सांबा जिला। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों सरकार ने शुरू करी हुई थी 15 सितंबर 2018 को। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाले, जिसका बन जाता है जिन व्यक्तियों का, उनको 5 सालों तक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है, इलाज कराया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो मई मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 1 मई को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे या विश्व श्रमिक दिवस। ये श्रमिकों के योगदान के लिए, श्रमिकों के बलिदान के लिए दिवस मनाया जाता है और इसे मई दिवस के रूप में भी भारत में जाना जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत भारत में 1923 से हुई थी और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 1919 में दोस्तों ILO जो स्थापित हुआ था उसके द्वारा ही ये सेलिब्रेट किया जाता है मुख्यतः। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है ILO का और इसके नए अध्यक्ष बने हैं गिलबर्टो हैंगबो। ये नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, इनसे पहले गाय राइडर थे। ओके, अगला, हाल ही में किसने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीत लिया है दोस्तों चारुदत्त मिश्रा ने। चारुदत्त मिश्रा यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। चारुदत्त मिश्रा ये प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। तो ये अवार्ड इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों या तेंदुआ जिसे कहते हैं, इसके संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में इनका जो भी योगदान रहा उसके लिए अवार्ड दिया गया है। ओके, ये इनका दूसरा ये अवार्ड है, व्हिटली फॉर नेचर अवार्ड। एक बार पहले भी ये पा चुके हैं 2005 में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन के लेखक कौन है? तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन पुस्तक लिखा है दोस्तों विनोद राय ने। विनोद राय यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं दोस्तों, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नाम से इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। विनोद राय जी दोस्तों ये भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, कैग थे 11वें नंबर के। पद्म भूषण से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं।
एक टाइम पर बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ये काम किए थे। तो वहाँ पर इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसी को इस बुक में लिखा हुआ है। 2016 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नाम याद रखिएगा। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक है। क्रिकेट से संबंधित अभी जो हाल फिलहाल में पुस्तकें आई हैं, जैसे कि अभी आई हुई दोस्तों स्टार गेजिंग, इसको लिखा है रवि शास्त्री ने, जो कि पूर्व इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं। और बिलीव आई है, बिलीव जो बुक है ये सुरेश रैना की है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, ये है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक, ठीक है। और एक शतरंज से जुड़े खिलाड़ी हैं, माइंड मास्टर उनकी पुस्तक है। क्या नाम है उनका? विश्वनाथन आनंद। अगला, टाटा ग्रुप द्वारा एयर एशिया का किसमें विलय किया जाएगा? तो एयर एशिया का दोस्तों अब एयर इंडिया में विलय किया जाएगा टाटा ग्रुप के द्वारा। एयर एशिया और एयर इंडिया विलय होने जा रही है। एयर इंडिया आपको पता होगा दोस्तों, टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में इसकी 100% हिस्सेदारी सरकार से खरीद ली थी, ठीक है। और अभी हाल ही में दोस्तों टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन को, किसे? कैंपबेल विल्सन को, इनको दोस्तों नया सीईओ नियुक्त किया है, न्यू सीईओ नियुक्त किया है। याद रखिएगा, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल से इनको संतोष करना पड़ा दोस्तों। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जापान की अकाने यामागुची से ये हार गई सेमीफाइनल, इस वजह से इनको मिला कांस्य। ओके, मनीला फिलीपींस में ये आयोजित किया गया था। पीवी सिंधु दोस्तों 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, आपको पता होगा। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इकलौती ऐसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में जीते हुए हैं। ओके, अगर पुरुष का भी मिला लिया जाए तो इनसे पहले सुशील कुमार जीते थे, ठीक है, लेकिन महिलाओं में पहली महिला पीवी सिंधु हैं। पूर्व विश्व बैडमिंटन चैंपियन भी रह चुकी हैं, 2019 में जीती थी। हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। पूरा नाम है पुरसेला वेंकटा सिंधु। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी दोस्तों नियुक्त किए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। इंपॉर्टेंट है ये नाम। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत हुआ करते थे, लेकिन अभी हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर ये भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ये G20 के समन्वयक बना दिए गए हैं। यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा को आप देख पाएंगे। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी ये G20 के समन्वयक बना दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि G20 की दोस्तों मेज़बानी अगली बार करने वाला है इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंडिया करेगा G20 की मेज़बानी 2023 में। 2022 में कौन कर रहा है? 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है मेज़बानी G20 की। तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के मुख्य समन्वयक होंगे, चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे अगली बार। ओके, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस यूरोपीय देश की यात्रा की? तो इन्होंने अभी हाल में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों देशों की यात्रा करी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में ये नेपाल भी गए थे, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पर लुम्बिनी गए, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर भी गए, यानी नेपाल की यात्रा भी हाल फिलहाल में इन्होंने की। लेकिन इससे पहले इन्होंने यूरोपीय यात्रा की इन 3 देशों में। ओके, तो ये 3 देशों में यात्रा भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डील हुई यहाँ पर, ठीक है। पहले ये बर्लिन गए, जर्मनी की राजधानी, फिर कोपेनहेगन गए डेनमार्क, फिर उसके बाद पेरिस गए फ्रांस। क्लियर है? जर्मनी से याद आया, जर्मनी ही इस बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों। देखिए, आसपास के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताते चलूँगा, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है, साथ साथ में आप बहुत सारे क्वेश्चन पा जाओगे। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीती है दोस्तों जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में बाजी मार ली है। जैन यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 20 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल इसके हैं 32 मेडल, लेकिन 32 में चूंकि इसका गोल्ड ज़्यादा है इस वजह से ये है टॉप पर। नीचे आप देख पाएंगे 51, 48, 42, 41, ये सभी ज़्यादा मेडल हैं इसकी अपेक्षा टोटल ओवरऑल में, लेकिन चूंकि इनके गोल्ड की संख्या कमी है इस वजह से ये लोग नीचे हैं। गोल्ड जिसका ज़्यादा होता है वही टॉप पर होता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है LPU ये 17 गोल्ड के साथ सेकंड पर है, और पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है 15 गोल्ड के साथ। यहाँ पर दोस्तों देखो, अगर बात करें जैन यूनिवर्सिटी का टॉप पर आने का कारण क्या था, तो टॉप पर आने का कारण था शिव श्रीधर। अकेले इस बंदे ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल दिलाए। क्योंकि ये तैराक हैं,
और तैराकी में दोस्तों बहुत सारे इवेंट होते हैं और बहुत सारे मेडल जीतने के मिलते हैं चांसेस। तो अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा तैराक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिला सकता है। तो इन्होंने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर दिलाए अपनी टीम को। यही वजह रही कि ये टॉप पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। पहला वाला भुवनेश्वर में हुआ था, दूसरा वाला बेंगलुरु में हुआ। कांतिरवा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ठीक है, टोटल 20 खेल इसमें खेले गए थे। एम वेंकैया नायडू जी ने उद्घाटन किया था और यहाँ पर टॉप 3 आपको विनर्स दिख जाएंगे। अगला, सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने तरुण कपूर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार, नया एडवाइज़र नियुक्त किया है। तो ये नए सलाहकार होंगे। 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। पेट्रोलियम सचिव के रूप में भी ये काम कर चुके थे, लेकिन 2021 में रिटायर हो गए थे। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी OAG रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन है? तो दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। और वहीं अटलांटा हार्ट्सफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अमेरिका का है, ये फर्स्ट पोजीशन रखता है। यहाँ पर आप लिस्ट देख पाएंगे। अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों ये टॉप रैंकिंग पर है। इस बार भी 2019 में भी था। दिल्ली ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 23वें स्थान पर 2019 में था और अब यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ गया है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली में। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सबको पीछे कर दिया दिल्ली ने। फिलहाल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे पर आ गया है। पिछली बार 7वें पर था 2019 की रिपोर्ट में। फिर लंदन है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हैं सब। आगे तो यहाँ भी वही है सेम। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांस फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है, इसमें भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि दीपिका पादुकोण को ज्यूरी मेंबर चुना गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण अभी हाल फिलहाल में ज्यूरी मेंबर चुनी गए हैं, ज्यूरी सदस्य चुनी गई हैं। दीपिका पादुकोण दोस्तों अभी लुई विटॉन की दोस्तों बनाई गई नई ब्रांड एम्बेसडर। ये ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी। अगला, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन? तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों अभी गोल्ड मेडल जीता है हर्षदा शरद गरुड़ ने। हर्षदा शरद गरुड़ यहाँ पर आपको दिख रही है, छोटी सी लड़की, ठीक है। तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। जूनियर का ये विश्व कप था, वेट लिफ्टिंग का था। 45 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने 153 किलोग्राम का कुल भार उठाया। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। अब यहाँ के निवासी जो होंगे एक घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे इस योजना के तहत। ओके, तो अभी शुरुआत में तो ये 14 नगर निगमों और शहरों में लागू किया गया है। धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। तो 100 से ज़्यादा सार्वजनिक सेवाओं का लाभ अभी घर बैठे ही लोग उठा सकेंगे। ओके, अगला, किस कंपनी ने देश को अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया? तो LIC ने दोस्तों देश का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया है अभी तक का। IPO बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी। अगर आप IPO के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अभी तक का सबसे बड़ा LIC का आया। LIC ने दोस्तों 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए IPO अपना लॉन्च किया। 4 मई को IPO खुला, 9 मई तक चला और 3 गुना से ज़्यादा इस पर आई दोस्तों बोलियाँ लगी। फिलहाल आज की तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो आज फाइनली LIC लिस्ट होने जा रही है। LIC 3.5% हिस्सेदारी बेच करके अब IPO के जरिए लिस्ट होने जा रही है शेयर मार्केट में। तो अब आम नागरिक भी शेयर बेच और खरीद पाएंगे। इससे पहले सबसे बड़ा IPO अभी तक का भारत का था 18,600 करोड़ रुपए का पेटीएम का, ठीक है। और LIC का तो अब इससे भी बड़ा हो गया 21,000 करोड़ का। LIC के बारे में अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना 1956 में हुई थी। 245 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके 1956 में स्थापित किया गया था LIC को। MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट बढ़ा करके कितना किया? तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दोस्तों रेपो रेट को बढ़ा करके अब 4.4% कर दिया है। RBI ने ना सिर्फ रेपो रेट बढ़ाया बल्कि CRR भी बढ़ा दिया है। CRR भी 0.5% बढ़ा दिया CRR, ठीक है। और CRR हो गया 4.5% और 4.040% हो गया रेपो रेट,
ठीक है, इसमें 0.4% की वृद्धि हुई है। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करते हैं चूँकि, तो इस वजह से इन्होंने ही इसकी घोषणा करी हुई है। अचानक से मीटिंग बुला करके ये किया गया, डिसीजन लिया गया, क्योंकि महंगाई जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भाई महंगाई वाला क्वेश्चन भी मैं लिया हुआ हूँ, तो आपको बताऊँगा अगर यहाँ पर आया होगा तो, ठीक है ना। तो महंगाई दर याद रख लीजिए कि जो CPI है जो अपना, वो 7.79% पार कर गया है। खुदरा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, खुदरा मूल्य सूचकांक 7.79% पार करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। बैंक रेट आप याद रखेंगे 4.25% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, CRR कितना है 4.5% और रेपो रेट कितना है 4.40%। ये सभी वन लाइनर के रूप में पूछे जाएंगे, याद रखना है। अगला, भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप निम्न में से कौन बना? तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप दोस्तों बन गया है नियो बैंक ओपन। नियो बैंक ओपन कंपनी जो है ये 100th बन गई यूनिकॉर्न कंपनी। देखो यूनिकॉर्न होती क्या है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन दोस्तों $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए, $1 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर जाती है, तो ऐसी कंपनियों को, ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। भारत में ऐसे 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिलहाल नियो बैंक जो है 5 वर्ष पुरानी कंपनी है, बेंगलुरु में ये स्थित है और ओपन के नाम से इसका अभी ये फिनटेक पोर्टल चलता है। ओके, अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस बार दोस्तों आ गया है 185वें स्थान पर। पिछली बार 142वें पर था, लेकिन इस बार 8 स्थान और मीडिया गिरी 185वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत की मीडिया, भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है? नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन, ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर अगर भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पाकिस्तान 157वें पर है, श्रीलंका 146वें पर, बांग्लादेश 162वें पर, चाइना 175वें पर, म्यांमार 176वें पर। तो मतलब सबकी हालत ख़राब है, ठीक है ना, जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत की। अगला, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीत लिया है रॉनी ओ सुलिवन ने। रॉनी ओ सुलिवन ने ये खिताब जीता हुआ है, यहाँ पर आपको इमेज में दिख पाएंगे। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। फाइनल में अपने ही देश के खिलाड़ी जूड ट्रम्प को इन्होंने हराया। ये इनका 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप था, खिताब था। तो 7वीं बार ये जीते हुए हैं। इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व चैंपियन भी बन गए हैं, 46 की उम्र में इन्होंने जीता हुआ है। अगला, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में दोस्तों देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये एथेनॉल संयंत्र दोस्तों ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिहार के पूर्णिया जिले में ये बनाया गया है। पूर्णिया जिले में 105 करोड़ की लागत पर। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा किस देश में बनकर तैयार हुई? तो ये ब्राज़ील में बनकर के तैयार हुई है दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा। इसने वहाँ का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। इससे पहले भी दोस्तों ब्राज़ील में ही थी जो क्राइस्ट की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, उससे ये बस 5 मीटर थोड़ा सा और ऊंची है। ये वाली है 141 फीट यानी 43 मीटर की। इससे पहले जो थी वो 38 मीटर की थी। इससे पहले वाली का नाम था क्राइस्ट द रेडीमर, इस बार का नाम है क्राइस्ट द प्रोटेक्टर। तो ये नया नाम आप याद रखेंगे, क्राइस्ट द प्रोटेक्टर। ब्राज़ील में ये स्थित है और सबसे ऊंची प्रतिमा है क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट। अगला है, नेपाल में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो नेपाल में भारत के नए राजदूत बने हैं दोस्तों नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, किसकी जगह पर आए हैं? विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर। विनय मोहन क्वात्रा अभी मैंने आपको बताया दोस्तों विदेश सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है। और इनको अब नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं पर बाराबाडोस में अभी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है एस बालाचंद्रन को। चीन में राजदूत नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत को। और G20 का समन्वयक नियुक्त किया गया है पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला, किस कंपनी द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा? तो दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा। ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड से होगा, ठीक है, तो कार्बन एमिशन लेस होगा, समझ लो, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसको बना रही है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी इसकी उद्घाटन करेंगे इसका।
देश का पहला वाटर मेट्रो भी दोस्तों कोच्चि में चला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई? तो इसरो ने दोस्तों 2024 के एंड तक शुक्र मिशन, वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी हुई है। ये दिसंबर 2024 तक लॉन्च करेगा, 2025 भी पहुंच सकता है, लेकिन दिसंबर 2024 जो है वो ऑथेंटिक जो है वो जानकारी दी गई है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी के द्वारा। ये ऑर्बिटर मिशन होगा, यानी कि शुक्र के जा कर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और वहाँ पर खोज वगैरह करेगा, वहाँ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये दिसंबर 2024 क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों ये ऑर्बिटल मैनोवर्स का लॉन्च करने का सबसे सही समय है, क्योंकि उस टाइम पर पृथ्वी और शुक्र बिल्कुल एक सीधे में रहेंगे और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कम प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी इसरो से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि गगनयान का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसका दोस्तों परीक्षण कर लिया है अभी हाल ही में इसरो ने। गगनयान मिशन याद रखिएगा 2023 में ही ये भी लॉन्च किया जाएगा, 2023 में, ठीक है। अगला, इसरो से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये लॉन्च करने की घोषणा इसरो ने करी। इसरो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा, जुलाई 2019 में, ठीक है। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया। इस बार का ये पहला उपग्रह था इस साल का। इसरो ने इनसैट 4B कम्युनिकेशन सैटेलाइट को निष्क्रिय किया, ठीक है ना, और इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, तो इसको अब निष्क्रिय किया गया है। गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण इसने किया और स्टेज फर्स्ट का भी लेटेस्ट जानकारी है, इसने परीक्षण किया है। डॉक्टर एस सोमनाथ नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के। अगला, किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की? तो जीवला योजना दोस्तों शुरू की गई है अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जीवला योजना कहें या कहें कि जीवला योजना, ये कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए शुरू की गई है। भारत में अपनी तरह की ये पहली योजना होगी दोस्तों, जिसके तहत जेल में बंद जो कैदी हैं उनको लोन दिया जाएगा, उनके परिवार वालों को लोन दिया जाएगा, वो भी 7% ब्याज पर। इस प्रकार के लोन को खावती कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। योजना का नाम जीवला होगा और ऋण जो दिया जाएगा उस ऋण को खावती ऋण कहा जाएगा, ठीक है। अगला, हाल ही में नासा के किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो नासा की एक साइंटिस्ट हैं दोस्तों, सिंथिया रोसेनज़वेग, तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। ये नासा के साइंटिस्ट होने के साथ साथ जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है, क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, इस पर अपना रिपोर्ट दिया था, इस पर अपना योगदान दिया हुआ है। इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। $2.5 लाख का ये अवार्ड है। नासा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, नासा की स्थापना 1958 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं और इसका मोटो है दोस्तों, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। अगला, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों 24वें डीफ ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। डीफ ओलंपिक ये आयोजित हो रहा है दोस्तों ब्राज़ील में, ब्राज़ील के काक्सियास डो सुल में ये आयोजित हुआ। इसमें भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता और सौरभ सैनी जो कि निशानेबाज हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत कवरेज का विस्तार किया? तो तेलंगाना राज्य सरकार की ये योजना थी, निथन्ना बीमा योजना। इसके तहत जो कवरेज दिया जाना था उसका अब विस्तार कर दिया है इसने। इसने कहा है कि अब जो बुनकर होंगे उनको भी इस योजना के तहत लाया जाएगा। जो हथकरघा और बिजली करघा बुनकर होंगे उनके लिए भी ये बीमा कवरेज विस्तारित किया गया है। तो अब उनको भी 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा इस योजना के तहत। निथन्ना बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप तेलंगाना से। अगला, हाल ही में फाइजर ने किस IIT संस्थान में वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो फाइजर ने दोस्तों IIT मद्रास में वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। फाइजर एक अमेरिकी कंपनी है दोस्तों, ये दवा वगैरह बनाती है। तो इसने एशिया में अपनी तरीके का पहला ऐसा केंद्र, वैश्विक दवा विकास केंद्र स्थापित किया हुआ है। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 7 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। विश्व स्तर पर फिटनेस के बारे में, महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। 1996 में विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष प्रीमो नेबियोलो के द्वारा की गई थी। अगला,
हाल ही में किस मंत्रालय ने CAPF पुनर्विकास लॉन्च किया? तो CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है दोस्तों गृह मंत्रालय है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दोस्तों ये गृह मंत्रालय के तहत ही आता है। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की फोर्सेज होती हैं, CRPF वगैरह सब इसी के तहत आती हैं। तो इसके लिए पुनर्वास पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। ये कल्याण और पुनर्वास बोर्ड के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जो रिटायर्ड कर्मी होंगे उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार के स्थान पर व्यक्तिगत डिटेल अपलोड कर उनको उपयुक्त जगह खोजने में मदद करी जाएगी। अगला, भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये हैदराबाद में ओपन किया जाएगा। ये मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित की गई और डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के द्वारा ये बनाया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया हुआ है। हरियाणा राज्य सरकार ने व्हीकल की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया हुआ है। इस ऐप की मदद से जो खनन या रेत इन सबको ले जाने वाले जो ट्रक्स होते हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा और उनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। तो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के CM ने इस ऐप की शुरुआत करी हुई है, लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ई बुक के बारे में। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक है। जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंटेंट चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इससे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन और टू द पॉइंट बिल्कुल स्टैटिक भी साथ ही साथ में इंक्लूडेड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप जा करके MJT ऐप से इसे प्राप्त कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इंग्लिश वाले भी बच्चे ले सकते हैं, हिंदी वाले भी स्टूडेंट ले सकते हैं। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर है, 100% एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आम बोलचाल की भाषा में, जिससे आसानी से आप याद कर सको। बहुत ज़्यादा टफ इसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। और इसके अलावा हर महीने की ई बुक तो आती ही है, इसको भी आप ले ही सकते हो। अगला देखते हैं, हाल ही में किस पुलिस बल ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया? तो ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है RPF ने। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये अभियान चला। अवैध तंबाकू उत्पादों को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। अवैध तंबाकू उत्पाद की तस्करी के लिए, अवैध तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। RPF के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो RPF के कुछ और भी जो अभियान थे उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। RPF की स्थापना दोस्तों 1872 में हुई थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं संजय चंदर। RPF ने हाल फिलहाल में कुछ और भी ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन उपलब्ध टिकट माफियों को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए, मिशन अमानत यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए और ऑपरेशन सतर्क अवैध तंबाकू उत्पादों को रोकने के लिए। ये सभी आपको याद रखना चाहिए अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला, किस डिस्कस थ्रोअर को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की जो प्रसिद्ध डिस्कस थ्रोअर हैं कमलप्रीत कौर, इनको फिलहाल डोपिंग मामलों में दोस्तों फेल पाए जाने के कारण कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी इनको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ये जो डोपिंग टेस्ट होता है खिलाड़ियों का, उसमें पॉजिटिव पाई गई थी। पॉजिटिव पाने जाने का मतलब इनके जो खाद्य पदार्थ है उसमें कोई पदार्थ पाया गया। कौन सा पदार्थ था? स्टेनोजोलोल। तो इस पदार्थ की पाए जाने की वजह से इनको बैन कर दिया गया है अस्थायी रूप से। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ से आसानी नामक चक्रवाती तूफान उठा? तो दोस्तों अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी से आसानी नामक चक्रवाती तूफान उठा है। इसे आसानी कहो या आसानी कहो, ठीक है ना, आसानी। तो आसानी चक्रवाती तूफान ये पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उठा और ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर ये आया तटों तक। तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उठा और श्रीलंका ने ये नाम दिया हुआ है। नाम कौन देता है ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कैसे नाम रखे जाते हैं तूफानों के। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, कई सारी वीडियो आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिन्होंने सतर्क किया है उसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा जी। अगला, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज दोस्तों वियतनाम में बनाया गया है। वियतनाम का ये तीसरा कांच का ब्रिज है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है। इसने चाइना के ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्वांगडोंग ब्रिज चाइना का 526 मीटर का था, इसने अभी 610 मीटर का बाखलांग ब्रिज बना करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बाखलांग ब्रिज ये नाम आप याद रखेंगे, वियतनाम में है। अच्छा, मैंने अभी आपको 2 वीडियो दी दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे पहला
ठीक है। तो इस टॉपिक पर मैंने आपको 2 वीडियो दी, 2 पार्ट में दिया मैंने, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप हुए इसी टाइप के, जो सबसे बड़ा है दुनिया में, भारत में सबसे ऊंचा है, सबसे क्या है, इन सब की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा और ऊपर यहाँ पर कार्ड भी बनकर आएगा, इस पर भी आप क्लिक करके जाकर देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने गाँव को मुफ्त में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांवों में फ्री में वाईफाई से लैस करने की घोषणा करी हुई है। उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज़्यादा स्थानों पर मुफ्त में वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको पता होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय स्थापित करे जाने की घोषणा इससे पहले भी की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ग्राम सचिवालय में ही स्थापित करवा दिया जाएगा ये फ्री में वाईफाई सुविधा। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 न्यायाधीश गए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। 2 न्यायाधीश गए हुए हैं, सुधांशु धूलिया और जमशेद बुरजोर पारदीवाला। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब 2 और न्यायाधीश आ जाने की वजह से पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर सीटों की संख्या अब हो गई फुल। देखो 33 + 1 1 इतनी सीटें हैं, ठीक है ना, यानी टोटल न्यायाधीश पूछा जाए तो आप बताएंगे 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो 34 सीटें अभी तक थी, 34 हो सकते थे मतलब मैक्सिमम, लेकिन अभी तक क्या था 31 + 1 थे, 2 सीटें खाली थी, 2 अब फिलअप हो गई हैं, तो 34 हो गए हैं। +1 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये देख पाएंगे आप, सुधांशु धूलिया दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट के थे चीफ जस्टिस, और जस्टिस JB पारदीवाला, इन दोनों को ऐड किया गया है वहाँ पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दोस्तों मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो NV रमना हो जाएगा, NV रमना CJI दिलाता है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और CJI को अगर पूछा जाए कौन दिलाता है, तब आप बताएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला, कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किससे समझौता किया? तो कौशल विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में अपना स्पेस से रिलेटेड अंतरिक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया हुआ है। भारत का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत अब कोशिश की जा रही है कि अगले 5 वर्षों में 4000 से ज़्यादा ऐसे युवा तैयार किए जाएं जिनको स्पेस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा सके। आगे आने वाले टाइम पर स्पेस साइंटिस्ट तैयार किए जाए, तो इसरो के साथ टाई अप किया गया है कौशल विकास मंत्रालय का। इसरो के बारे में अगर बात करेंगे, 1969 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला देखते हैं, अगला है चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो एशियन गेम्स 2022 जो चाइना में होने वाला था, तो ड्यू टू कोविड-19 दोस्तों ये पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये होगा 2023 में, क्योंकि दोस्तों चाइना में अभी फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वजह से लॉकडाउन भी लग रहा है वहाँ पर। तो एशियन गेम्स जो होने वाला था उसको टाल दिया गया है। ये होंगजोऊ में होने वाला था, 19वां इस बार का संस्करण था। तो फिलहाल के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डिसीजन लिया कि इसे फिलहाल टाल दिया जाए, ठीक है। अभी दोस्तों आपको पता होगा 2022 में ही बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हुआ चाइना में, और पैरालंपिक भी हुआ सक्सेसफुली। अगला, हाल ही में HPCL के नए CMD कौन नियुक्त किए गए? तो पुष्प कुमार जोशी जी, ये HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। पुष्प कुमार जोशी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, तो इन्हें नियुक्त किया गया है, मुकेश सुराना का स्थान लेंगे। HPCL महारत्न कंपनी है, 1974 में स्थापित हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो CRS की रिपोर्ट आई जो, उसमें बताया गया कि भारत में 2020 के दौरान मृत्यु दर में दोस्तों 6.2% की ग्रोथ देखने को मिली। अब इसको लेकर के हो गई कंट्रोवर्सी। एक्चुअली में ये CRS रिपोर्ट बाद में जारी हुई, इससे पहले WHO की रिपोर्ट जारी हुई थी, और WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत जो है रियल डाटा छिपा रहा है। भारत में 47 लाख कोरोना से मौतें हुई थी, और भारत बताया लगभग 5 लाख के आसपास कोरोना से मौतें हुई। लेकिन CRS रिपोर्ट जो होती है, जो कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट होती है, जो ये जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र वगैरह जो जारी करती है, इसके अनुसार ये बताया गया कि 2020 के टाइम पर 6.2% की वृद्धि हुई, जिसमें से अगर बात करें टोटल मौतों की तो वो 81 लाख थी, लेकिन कोरोना से हुई मौतें जो थी वो 5 दशमलव समथिंग लाख के आसपास में थी।
ओके, अब यहाँ पर देखो CRS रिपोर्ट ने ये पूरा डाटा भी जारी किया हुआ है। तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज भी हुए हैं, डेथ से रजिस्ट्रेशन कराने वालों के मामलों में इंक्रीजमेंट भी आया है। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी, आप डिटेल में और ज़्यादा देख सकते हो WHO रिपोर्ट पर। ठीक है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आप देख पाओगे अगला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी शुरू। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना से कितनी मौतें हुई? तो WHO ने बताया कि 47 लाख मौतें भारत में हुई और भारत ने लगभग 10 गुना मौतों के आंकड़े छिपाए। ये देखिए वो वीडियो थंबनेल आप देख पाएंगे, ये वीडियो मैंने बनाई थी, तो आप जा करके ढूंढेंगे तो आप देखिएगा, बहुत डिटेल वीडियो है। तो इसमें बताया गया है, भारत ही नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत से कुछ खास दुश्मनी थी WHO की, भारत ने भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों को बताया कि जिसने रियल डाटा छिपाया। रसिया, इंडोनेशिया, US, ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू, तुर्की, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनके अनुसार भारत में जो ऑफिशियली रिपोर्ट जारी किया गया वो था 0.48 मिलियन का, यानी कि कहें लगभग 4.8 लाख के आसपास में, जबकि जो एक्चुअली में जो हुआ मौत हुई कोरोना से वो 4.74 मिलियन, यानी कि 47.4 लाख मौतें हुई। 9.8 गुना कम बताया गया रिपोर्ट। ऐसे रसिया में 3.5 गुना कम बताया गया, US में 1.1 गुना, इंडोनेशिया में 7.1 गुना कम बताया गया मौत का रिपोर्ट। ठीक है, ये सभी डाटा जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा कम डाटा बताया इजिप्ट ने, मिस्र ने। ठीक है, उसके बाद इंडिया। अगला है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के खिलाड़ी हैं, इस बार ये ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स के अलावा इस दो चीज़ें और जीत चुके हैं, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं ये, और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। तो 3 ग्रैंड प्रिक्स इनके नाम इस साल हो गए हैं। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के जो 2 ग्रैंड प्रिक्स अभी तक हुए हैं उन दोनों को चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है। चार्ल्स लेक्लेयर फेरारी के ये ड्राइवर हैं और मोनाको के रहने वाले हैं। क्लियर है? तो अभी तक 5 रेस हुई हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इसका शुभंकर रखा गया दोस्तों धाकड़। एक्चुअली में ड्यू टू कोविड-19 ये हो नहीं पाया था 2021 का संस्करण, तो 2021 वाला संस्करण अब जा करके हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? पंचकुला, हरियाणा में। इसके बाद अगर 2022 वाला पूछा जाएगा तो 2022 वाला भी इसी साल होगा, 2021 वाला भी इसी साल होगा, 2022 वाला होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, अगला संस्करण वो होगा। लेकिन ये जो चौथा संस्करण है ये पंचकुला हरियाणा में हो रहा है, मतलब अब 4 जून से शुरू हो जाएगा, 13 जून के बीच में चलेगा। तो इसका रखा गया है मस्कट धाकड़। हरियाणा के एक बैल को कहते हैं। ठीक है, बैल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी पूछा जाता है कि शुभंकर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है धाकड़, ये किस जानवर से संबंधित है? तो आप बताएंगे बैल। ठीक है, ऐसे ही अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पारंपरिक शुभंकर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे जया और विजया को चुना गया है पारंपरिक शुभंकर। ठीक है, जो कि काला हिरण और टाइगर को रिस्पेक्टिवली करता है रिप्रेजेंट। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू किया? तो दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करी हुई है। दिल्ली सरकार की ये योजना है दोस्तों। अब इसके तहत मुफ्त में सीवर कनेक्शन दिया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ लीटर अनुपचारित कचरे को यमुना नदी में गिरने से रोकने में मदद मिलेगी और पूर्वी दिल्ली के 25,000 घरों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। सीवर कनेक्शन आया है दोस्तों। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है आगरा, उत्तर प्रदेश का। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया? तो दोस्तों संतूर के गायन का एक समझ लीजिए कि एक युग का अंत हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ये पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित थे। ए और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। इनका निधन हो गया है। बहुत ही महान संतूर वादक थे। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध दोस्तों वाद्य यंत्र होता है संतूर। इसको पूरे दुनिया तक ग्लोबली फैलाने का काम, फेम दिलाने का काम ये जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी को, और इन्होंने ही इसे फेम दिलाया और इनका भी निधन हो गया है। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, 1991 में ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। इनकी और महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की जोड़ी बहुत फेमस थी, तो इनकी जोड़ी को शिव हरि जोड़ी कहा जाता था। तो ये भी पूछा जाता है कि जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस प्रकार के गायन से था या वाद्य यंत्र से था? तो आप बताएंगे ये बांसुरी वादक थे और ये संतूर वादक थे। ठीक है, अगला देखिए, मैं जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं उस टाइप के भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ।
बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस कि आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो जिससे आप लोग ये नोटिस कर पाओ कि एग्ज़ाम में किस किस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया? तो दोस्तों इसको मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 एक्चुअली में ये पहले तो 2007 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका दूसरा संस्करण अब शुरू किया गया है। इसके तहत बालिकाओं को हायर एजुकेशन दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। अगला, निम्न में से किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, ये 4 भारतीय पत्रकारों को दोस्तों इनको पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर चारों आपको दिख रहे हैं। इसमें से जो दानिश सिद्दीकी थे दोस्तों, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा रिपोर्टिंग करते हुए इनको मार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 2 और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। वाशिंगटन पोस्ट को सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता के लिए मिला था और न्यूयॉर्क टाइम्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला था। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 1917 में स्थापित की गई थी जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंशियल फ्लैग अवार्ड से मेडल से सम्मानित किया गया दोस्तों असम पुलिस को। इनको गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है असम राज्य की पुलिस को। असम राज्य की पुलिस राष्ट्रपति ध्वज मेडल प्राप्त करने वाली या कहें प्रेसिडेंशियल फ्लैग मेडल प्राप्त करने वाली 10वीं राज्य की पुलिस बन गई है। अगला, हाल में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं स्पेन के और इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। अभी महिलाओं में अगर बात करें तो ओंस जोबेउर ट्यूनेशिया की जो कि हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है और ये अवार्ड जीतने वाली पहली अफ्रीका खिलाड़ी बन गई हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की याद पर मनाया जाता है दोस्तों, जिन्हें एलईडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये इनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, नोट्स ऑन नर्सिंग। 1869 में इन्हें महारानी विक्टोरिया ने रॉयल रेड क्रॉस से भी सम्मानित किया था। अगला, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो वो बन गया है दक्षिण कोरिया। नाटो ने साइबर रक्षा समूह एक बनाया हुआ है जिसमें साउथ कोरिया भी एंट्री कर चुका है और ये पहला एशियाई देश बन चुका है। नाटो दोस्तों अभी एस्टोनिया में एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, नाम है इसका लॉक्ड शील्ड। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है ये, तो इसमें भी ये शामिल होगा। नाटो का जो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें जाकर के ये भी अपना सुझाव देगा। 32 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। जेंस स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। दक्षिण कोरिया के अभी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं यूं सुक योल, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। बायोगैस से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन होगा दोस्तों, भारत का पहला होगा और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे जी ने इसे लॉन्च किया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जैसे भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव हरियाणा में स्थापित किया गया है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है और भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे जो है ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। चारा बिजाई योजना दोस्तों जो चारा जो गाय भैंसों को खिलाने वाले जो चारा होते हैं उनकी जो खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए है। इसके तहत 10 एकड़ तक के चारे की खेती जो व्यक्ति करता है, जो किसान करता है, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता करेगी। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो श्रीलंका में दोस्तों एक प्रकार से कहे कि तख्ता पलट कह लो या फिर कहो कि मजबूरी में आकर के उनको इस्तीफा देना पड़ा। महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और अब रानिल विक्रमसिंघे नए बने हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये भी कम नहीं है, ये भी 6 बार के यहाँ के रह चुके हैं। ये 6ठी बार बने हुए हैं पीएम, ठीक है ना, सब एक ही है, समझ लो मिली जुली के सरकार है, ठीक है। नहीं तो इकलौती सीट थी इनकी संसद में, इनको क्यों बनाया जाता। फिलहाल
रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूनाइटेड नेशनल पार्टी का नाम है इनका पार्टी का नाम। श्रीलंका में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई हुई है, ठीक है ना, वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और वहाँ का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है और लोन उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तो बिल्कुल खाली पड़ा है। श्रीलंका यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत के मैप में यहाँ पर है। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री अब हैं, गोटाबाया राजपक्षे ये प्रेसिडेंट। हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? तो ज्वेलरी फैक्ट्री 5000 साल पुरानी मिली है हरियाणा में। हरियाणा में एक खुदाई के दौरान दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का एक ज्वेलरी का फैक्ट्री मिला हुआ है। राखी गढ़ी में ये मिला हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 32 सालों की खुदाई के बाद इसे प्राप्त किया है। यहाँ पर तांबे और सोने के आभूषण मिले थे जो हजारों सालों से यहाँ पे छिपे हुए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना जरूरी है आपको। 1961 में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, यही पहले इसके महानिदेशक भी थे। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं वर्तमान में वी विद्यावती। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत टैब पहल शुरू की? तो भारत टैब पहल शुरू की है दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी भारत टैब पहल एक इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं और ये वर्तमान में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। तो इन्होंने प्लम्बैक्स इंडिया एग्जीबिशन में अभी ये उद्घाटन किया है भारत टैब पहल। अगला, हाल ही में लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आपको इसी वीडियो में मैंने आपको बताया दीपिका पादुकोण लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको ज्यूरी मेंबर भी चुना गया है। लुई विटॉन दोस्तों लग्जरियस ब्रांड है, दुनिया में लग्जरियस ब्रांड में से एक है, ठीक है। तो इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली ये बन गई हैं, पहली भारतीय बन गई हैं। अभी कुछ दिन पहले इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड भी मिला हुआ था, ठीक है। अगला, रेलटेल ने कितने स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू किया? तो रेलटेल ने अभी हाल ही में शुरुआती दौर पर 100 स्टेशनों पर 100 रेलवे स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू किया हुआ है। PM वाणी इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। PM वाणी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। PM वाणी का मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये योजना के तहत दोस्तों रेलवे स्टेशनों पर फ्री में वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इसको गूगल प्ले स्टोर से आपको इसको एक्सेस करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको y.NAM नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा और आप एक्सेस कर पाएंगे। भारत सरकार का दोस्तों टारगेट है कि जून 2022 तक सभी जो 6102 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर अभी पहले से वाईफाई सुविधा लैस हैं वो स्टेशन, वहां पर अभी ये भी प्रोवाइड कराया जाएगा रेलटेल के माध्यम से। अगला, किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी दोस्तों ये प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे और रॉयल गोल्ड मेडल से भी अब सम्मानित हो गए हैं। इन दोनों अवार्ड से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय ये वास्तुकार हैं। 1976 में इनको पद्मश्री मिला था, 2020 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में किस देश के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो कि राष्ट्रपति थे इनका निधन हो गया? तो दोस्तों ये UAE के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान दोस्तों ये UAE के राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, 2004 से अभी तक राष्ट्रपति थे। तो इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये शेख जायद के बेटे थे। शेख जायद इनके पिता UAE के पहले राष्ट्रपति थे। 2004 तक वो शासन किए और उसके बाद से ये शासन कर रहे थे। भारत में फिलहाल इनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करें तो राजधानी यहाँ की अबू धाबी होती है, मुद्रा होती है दिरहम। अगला, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों लियोनेल मेसी। इस बार फोर्ब्स की जो एथलीट्स की लिस्ट आई हुई है इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले के मामले में टॉप पर हैं लियोनेल मेसी। इनका वैल्यूएशन $130 मिलियन का बढ़ा हुआ है, यानी पिछले साल इन्होंने $130 मिलियन कमाए हुए हैं। सेकंड पर लेब्रॉन जेम्स हैं, $121.2 मिलियन जिन्होंने कमाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पर हैं, इन्होंने पिछले साल $115 मिलियन कमाए। इस लिस्ट में इकलौते भारतीय विराट कोहली हैं जिन्होंने 262 करोड़ रुपए कमाए पिछले साल।
क्लियर। तो ये तो था दोस्तों मई मंथ का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो। 1 तारीख से 15 तारीख को आपने कवर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसके बाद से 16 से 31 तारीख तक आप यहाँ पर कार्ड बना हुआ पाएंगे, तो फिर उस वीडियो को देख पाएंगे वहाँ से जाकर, या फिर मंथली करंट अफेयर का लिस्ट यहाँ पर प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप देख पाएंगे। मई महीने में महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर कुछ हैं। आपको जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी बैच ले करके यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो बहुत ही किफ़ायती दर में। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप प्रिपरेशन करते हो और जीके जीएस सेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इससे स्कोर कर सकते हो 100% तक इस बैच से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ पर जो व्हाट्सएप का आइकन बना मिलेगा आपको जगह जगह पर, उसको क्लिक करते ही आप पहुँचेंगे हमारे पास और अपने डाउट्स प्रॉब्लम्स पूछ पाएंगे, जिनकी मदद से आप कोर्स लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।